बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर 1-0 से सीरीज़ में बरतरी हासिल कर ली है। ये दो ही टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, तो अब सीरीज़ जीतने का सवाल तो निकल गया। अब सिर्फ सीरीज़ बराबर करने की या फिर बचाने की बातें ही चलेंगी। पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो एक बार फिर से वही कलैप्स का लफ्ज़ उभर कर सामने आता है और एक के बाद एक विकेटें गिरती चली गई और कुछ भी लगा नहीं कि शायद कोई ऐसा सब्सटेंस हो मैच में जिससे हम इस मैच को बचा पाएंगे कि नहीं। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की, बड़े डिसिप्लिन रहे वो, और पाकिस्तान की जानिब से कोई इतनी नोटेबल परफॉर्मेंसेस थी नहीं। कप्तान बाबर आजम ने सेंचुरी करने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन जहाँ पर उनको मैच जिताना चाहिए था, जहाँ पर टेल के साथ खेलना चाहिए था, वहाँ पर उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। क्योंकि जब टेल एंडर्स के साथ आप सिंगल लेकर ऑफ स्ट्राइक हो जाते हैं और पूरा ओवर उनको खेलने के लिए देते हैं तो फिर विकेट्स ही गिरेंगी। और यही देखने को मिला कि जब बाबर सिंगल लेकर दूसरे एंड पर गए तो 2 विकेट्स तो फ़ौरन ही गिर गई, क्योंकि टेल को जो है वो सामना करना पड़ा उस फास्ट बॉलिंग का। और उसके बाद जब अब्बास के साथ भी खेलते हुए नजर आए तो मेजॉरिटी स्ट्राइक बहुत लेट उन्होंने लेना शुरू की। उससे पहले भी अब्बास 4-4 5-5 गेंदें ओवर की खेलते रहे। तो आई थिंक ये ज़रूर एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं तो कहूँगा इसको हुआ है कि आपको टेल के साथ खेलने का आर्ट आना चाहिए। अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बैटर हैं, अगर आप दुनिया के उस टॉप 4 के अंदर कंसिडर होते हैं जिनको कहा जाता है कि टेक्निकली बहुत साउंड हैं, तो आपको फिर ज़्यादा जिम्मेदारी शायद लेनी पड़नी थी और एक बेन स्टोक्स की तरह की इनिंग शायद रिक्वायर्ड थी। लेकिन ओवरऑल खाली उन पर एहतसाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जो बाकी बैटर्स हैं, जिसमें अजान अवैस, मामुल हक, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शान मसूद, वो भी कुछ ना कर पाए। अली उस्मान और आमिर जमाल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बैटिंग की एबिलिटी भी है, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो उसके बाद टेल से तो खैर हम इतना सवाल उठा नहीं सकते। लेकिन इस हार के बाद पाकिस्तान की जो एक कंसेक्यूटिव स्ट्रीक है टेस्ट मैचेस हारने की, उसमें ज़रूर इजाफा हो गया है। और थोड़ा सा खदशा अब ये है कि अगला टेस्ट मैच बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे, अब आपको तमाम तर अहवाल भी बताएंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे श्रीलंका वुमेंस टीम ने, जिसने तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और बहुत ही मायूस कुन बैटिंग रही हमारी जानिब से। हम बहुत ही एवरेज स्कोर कर पाए। जो 200 को साइकोलॉजिकली क्रॉस करना चाहिए था वहाँ भी नहीं हम पहुँच पाए। 40 ओवर्स में पूरी टीम आउट हो गई और श्रीलंका ने बड़ी आसानी से इस टारगेट को चेस कर लिया। और आई थिंक एक बार फिर वो मैनेजमेंट पर बात आएगी। T20 वर्ल्ड कप इतना मायूस कुन रहा, उसके बाद ये 50 ओवर की सीरीज़ भी हार गए। तो बार बार ये कह देना कि जी, और कप्तान ने भी आके कहा, फातिमा सना ने, कि जी हम इसमें से बहुत सारे पॉजिटिव्स लेंगे। तो पॉजिटिव कब तक आप लेते रहेंगे? अब आपने रिजल्ट ओरिएंटेड भी होना है। और आई थिंक ये तो वो फॉर्मेट था जहाँ पर आपको चाहिए था कि आप थोड़ा सा डोमिनेट करते। आपने कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी वापस बुलाए। अब फातिमा सना इसके बाद क्योंकि T20 सीरीज़ है उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगी, वो एक फ्रेंचाइज लीग जो है उसको खेलने के लिए जा रही हैं। उनको NOC ग्रांट कर दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो देखना यही है कि T20 की सीरीज़ जो है वो कैसे होती है। और आई थिंक इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा एक सीधा फैसला लेना पड़ेगा कि अगर वुमेंस क्रिकेट को बेहतर करना है, उसको और मज़ीद उस लेवल पर लेकर आना है जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, तो कुछ ऐसे कोचेज़ और ऐसी मैनेजमेंट को इंडक्ट करना होगा जिनको वाकई वुमेंस क्रिकेट के बारे में कोई इंटेल है, जिनको कोई नो हाउ है। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग, जिसका अगला सीज़न जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये 35वां सीज़न होगा जिसका आगाज़ 22 अगस्त से हो जाएगा। बहुत सारी ट्रांसफ़र न्यूज़ और बहुत सारी ओवरऑल जो ख़बरें हैं वो अब तक सरगर्म हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्शन से पहले ही तमाम तर स्क्वाड जो हैं वो फाइनलाइज़ कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन कावा चैम्पियनशिप जो वॉलीबॉल की है, उसमें आज फाइनल है। पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है बांग्लादेश से। तकरीबन 2:30 बजे ये फाइनल, अब से 10 मिनट बाद ये शुरू हो जाएगा। और इस फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और हम अब तक टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त खेले हैं और हमें यही उम्मीद है कि हम इस मैच को भी कम्प्लीटली डोमिनेट करेंगे और ये चैम्पियनशिप एक बार फिर अपने नाम कर लेंगे। इससे पिछली चैम्पियनशिप भी पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपने नाम की थी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त क्लियर फेवरेट है इस चैम्पियनशिप को जीतने के लिए। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे फीफा आसियान कप 2026, जिसके ऑफिशियल ड्रॉज जो हैं वो हो चुके हैं और शेड्यूल का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया है। पाकिस्तान समेत 14 टीमें इसमें शिरकत कर ली हैं। टूर्नामेंट जो है वो सितंबर और अक्टूबर में खेला जाएगा। पाकिस्तान जिस डिवीजन में है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टीम्स हमें नज़र आ रही हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। इस बारे में भी ज़रूर हम बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खबर पाकिस्तान के लिए आई, जहाँ पर पाकिस्तान का पहला मेडल तो ज़रूर कन्फर्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा ज़हरा ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड की विल्सन को 60 किलोग्राम्स की कैटेगरी में शिकस्त दी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है। और डेफिनेटली आई थिंक जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का मेडल तो कंफर्म हो गया, लेकिन जहाँ तक सेमीफाइनल फाइनल की बात करते हैं, फातिमा बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है।
चाहे जो भी रिजल्ट हो आगे 2 मरहलों का, सेमीफाइनल और फाइनल, हम तो चाहते हैं फाइनल के लिए क्वालिफाई भी करें और फिर फाइनल भी जीते इंशाल्लाह। लेकिन वट एवर द रिजल्ट इज़, आई थिंक फातिमा को बहुत मुबारकबाद देना होगी। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बॉक्सिंग की है, बहुत अच्छा टैलेंट है और कौम की इस बेटी को ज़रूर सराहना चाहिए और आई थिंक इनकी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए मुस्तकबिल में भी। तो इस बारे में भी ज़रूर हमने आपको आगाह करना था। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? कल की परफॉर्मेंस के बाद बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं, दिल बर्दाश्त ना हो, अभी आगे बड़े इम्तिहान है आपके और टीम के, उस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मुदस्सिर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुदस्सिर भाई आप? थैंक यू वेरी मच। देखें मुदस्सिर भाई ने कहा फाइन, तो वो ही इज कंटेंट, आदत होगी, वो कह रही है ये होना था। लेकिन वैसे आई थिंक बात फिर वही है जो शो से पहले मुदस्सिर भाई भी कर रहे थे और हमने कल भी अंदाजा लगाया कि एनीथिंग अबव 150 हमने सोचा था, लेकिन 155 रन्स के ऊपर उन्होंने जब कल का दिन जब खत्म उन्होंने किया था और फिर कीमा रोच और जो जोसेफ के दरमियान पार्टनरशिप हो गई, वही सेम मसला कि हम टेल को इतना ज़्यादा रन्स करवा देते हैं। बट फिर भी मैं ये कहूँगा, मुझे ये लगता है कि मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में 211 रन्स का टारगेट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए जब आपके पास इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप हो। लेकिन बात वही है कि या हम इतने ज़्यादा खौफजदा थे उस बॉलिंग में, या हम कंफ्यूज हो गए कि रन्स करने हैं या डिफेंड करना है, तो उस दोनों कशमकश के दरमियान में ही टीम ढेर हो गई। अब आपने कहा कि इतने ज़्यादा जब आपके पास बैटिंग मौजूद हो, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी ऐसी बैटिंग मौजूद है, शायद आप इस चीज़ से एग्री करेंगे। आपने 200 की बात की, हम भी यही बात कल कर रहे थे और मुझे भी था कि जब 190 ऊपर आप टच कर जाओगे 200 के करीब, पाकिस्तान का एक हिस्ट्री है, उठा के आप चौथी इनिंग्स के अंदर देखें पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ आपको नज़र आता है। चेज़ करने की बात करें, आप आते हैं, चलें पहले बॉलर्स की बात करें। अब्बास की बात करूँ, बहुत ज़बरदस्त। आपको याद हो, हमें क्रेडिट भी जाता है, मुझे और अहमद भाई को अगर मैं कहूँ तो, हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं है बंदे। अब्बास वाज द फर्स्ट वन कि जिसको हमने इंटरव्यू किया था, आपको याद हो अपने ही शो पे था, वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया था कि आई गेस केआरएल के लिए थे, उन्होंने आउट भी उस वक्त किए हुए थे। वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर्स, पेस नहीं है लेकिन लाइन लेंथ उसने कल भी तंग करके उसको रखा और वो नज़र भी आपको आया। बहुत अरसे के बाद उसने 5 खिलाड़ियों को और पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए आपके लिए किया भी। मुझे एक चीज़ क्या महसूस हुई जब आप टेल एंडर्स की बात करते हो, जब आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हो, वहाँ पर आपको टेयर अवे क्विक नाम की, फिर मैं अल्फाज बात करता हूँ, आपके पास रिवर्स स्विंग का फास्ट बॉलर था ही नहीं। आप इन दोनों अगर पेस बैटरीज को कंपेयर करो, ठीक है आपकी पेस बैटरी ने परफॉर्म किया, लेकिन आपको वेस्ट इंडीज पेस बैटरी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। हिट द टेक हार्ड, बॉल अंदर निप करता था उनका और काफ़ी तेज बॉल आ रहा था और इस विकेट के ऊपर जिस पर पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आया। चाहे सलमान अली आगा की विकेट की आप बात कर लें, आप आमिर जमाल की परफॉर्मेंस की आप बात कर लें, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क फिर मैं कहता हूँ मिडल ऑर्डर के अंदर कामरान गुलाम जैसा प्लेयर आपने उसको अपने एक प्रेशर के अंदर आके आपने उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुला लिया है। पता नहीं आपके गुड बुक्स में नहीं, आप उसको नहीं कैरी करना चाहते। अब्दुल्ला शफीक की बहुत बुरी परफॉर्मेंस है जीएसएल में इस वक्त, फिर भी आप उसको वापस बुला रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बहुत सी चीजें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, हमने एक बात की थी ना कि बाबर आजम की, चले बात मैं करता हूं। अभी भी मुझे पता जैसे ही क्लिप अपलोड होगा लोग मेरे खिलाफ, सुबह से शुरू है, बहुत से लोग आपके खिलाफ भी शायद बात कर रहे हो, आपके भी ठीक है, आप अच्छे हो, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो, सारी बातें मानता हूं। मैं पाकिस्तान नहीं खेला, पाकिस्तान खेलो, सारी चीजें हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट यार, पाकिस्तान खेलो, नो डाउट है। लेकिन एक मेंटालिटी होती है एज अ कैप्टन, एज अ सीनियर लीडर ऑफ अ बैट्समैन, कि किस तरीके से आपने टीम को चलाना है। आप रोटेशनल पॉलिसी पे किस सेंस में जा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपको पता आपकी टेल लगी हुई है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है उस टेल के ऊपर, आप सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाते हो, आपकी पीछे लाइन फिर लग जाती है बाद में। आप अपनी एग्जीक्यूशन की बात करें तो तब आपके बड़े प्लेयर की बात होती है जब आप चेस पे, कहते हैं ना चेस, कोहली इज किंग ऑफ चेस, उसकी परफॉर्मेंस चेस के अंदर आप देखें और अपनी चेस की परफॉर्मेंस देखें कि आप कितने स्ट्रॉन्ग चेस के अंदर जाने जाते हो। आप कल स्ट्रगल करते हुए नजर आए हो। किसी भी बैटर के लिए, अगर वो कप्तान हो ना हो या दुनिया का बेस्ट हो ना हो, अगर आप किसी बेसिक, मेरे ख्याल से अंडर 19 अंडर 17 के बच्चे के साथ भी खेले ना, और उसके साथ 9वें 10वें या 10वें 11वें नंबर का फास्ट बॉलर खेल रहा हो या बॉलर खेल रहा हो, तो उसको भी पता है कि मैंने उसको स्ट्राइक से हटाना है और मेजॉरिटी बॉल खुद फेस करनी है। आप एक ओवर में सिंगल लेकर दूसरे एंड पे जाते हैं तो खुरम शहजाद की विकेट गिर जाती है, एक ओवर में मोहम्मद अली की गिर जाती है। अब्बास के साथ भी आप यही करते हैं। क्रेडिट टू अब्बास कि शायद वो काउंटी में इतना खेल चुके हैं कि वो कुछ अच्छी स्ट्रोक्स खेल जाते हैं, क्रेडिट टू हिम कि वो पेस अच्छा खेल जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि ये तो एक आर्ट होना चाहिए। हम बाद में फिर जब देखें तारीख में बड़ी इनिंग्स याद करते हैं ना, तो बेन स्टोक्स की इनिंग्स याद आती है, आपको नजर आता है कि वो कैसे एक टेल के साथ खेलकर ना सिर्फ एक टेस्ट मैच, बट आई थिंक इस सदी का सबसे बड़ा टेस्ट मैच और सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने में वो अकेला जितवाया, अकेला उसने मैच जितवा दिया, एशेज का मैच, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी ऑपोजिशन जिसकी फुल स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग खेल रही थी। तो वो इनिंग्स हमें याद आती हैं। तो क्या वजह है कि इतनी बेसिक कॉमन सेंस, अब ये मैं जिस तरह आपने कहा
कि हमारे खिलाफ एक अंबार और लाइन लग जाएगी। देखें, हम बार बार यही कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। हमने हमेशा, इवन मुदस्सिर भाई ने, हम सब ने ये कहा कि हमारा मकसद सिर्फ टीम की अंदर वो इस्लाहात हैं जो टीम को बेहतर पहुंच सकती हैं। हम ना तो बाबर के खिलाफ है ना किसी और अहमद के, भाई, बट ये क्या बात मैं एज अ प्लेयर नहीं समझ पाया या बाहर से सरफराज एज अ कोच नहीं कन्वे कर पाई, ये कहाँ? देखिए, मैं तो आपसे बहुत एज अ कोच आप इस पे कमेंट कर सकते हैं कि यार ये बेसिक चीज़ है कि मैंने अपने बैटर को कहना यार देख तेरे साथ 10वें 11वें नंबर का प्लेयर है तो आपने कोशिश करनी है स्ट्राइक आप रखो बहुत सारी। यार देखो, मैंने कहा ना, लोग जिनको क्रिकेट की सेंस नहीं है, बाबर आजम फैन फॉलोइंग अपनी जगह, मैं उसका फैन नहीं हूँ, सीधी बात है। आई एम अ फैन ऑफ क्रिकेट। मैं शायद हम लोग वो लोग हैं जो आखिरी बॉल तक बॉल को देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि क्रिकेट से प्यार है भाई, देखते हैं चाहे हारे जो भी है। बाबर आजम का, चले मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे नहीं जाता, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एब्सेंस, आपका एक वो सबसे बड़ा फैक्टर आपको नजर आता है ना यार, जब आप बॉल, जब 4 डे क्रिकेट की बात करते हो, लीव करने का एक आर्ट होता है। हमारे जिस प्लेयर को आप देखो वह एग्रेसिव अप्रोच के साथ स्लैश करने जा रहा है, नजर आ रहा है कि वो T20 माइंडसेट आपके अंदर बैठा हुआ है। आपकी एवरेज होती है 50 जब बाबर आजम पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, आपकी अब एवरेज है लगभग 39 या 40 के करीब है। दैट शोज कि आपका 10 का जो डिक्लाइन आया वो इसलिए आया क्योंकि आपने लास्ट जो 4 डे क्रिकेट था पाकिस्तान के लिए, आपने कब खेला डोमेस्टिक के अंदर, कितना बड़ा गैप आपके पास नजर आता है, तो वो आपके सामने होगा। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त आप सिलेक्शन कमेटी के ऊपर हैं, फिर मैं वही बात करता हूं कि दिस आर द टेस्टेड फेसेस जो पहले भी टेस्ट हो चुके हुए हैं। मुझे आज तक ये पिंडोरा बॉक्स समझ नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आता कि भाई ऐसा टीम मैनेजर हो। एक दफा आपने वो चीज तोड़ी, आप रेहानुल हक को लेके आए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स बंदा है, एक्स फॉर्मर क्रिकेटर नहीं था, तो आपने उसको साथ रखा। इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कब से बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? हमने यहाँ पर आके एक रासलीला की जी, वो मिसबा भाई आ गए तो बाबर आजम को बड़ा जी एक अपना फ्री हैंड यहाँ पर मिल गया, सपोर्ट मिलेगी। मैंने पहले भी एक बात की थी कि इफ यू कंपेयर, आई एम नॉट कंपेयरिंग द T20 परफॉर्मेंस, अगर आप उस परफॉर्मेंस को कंपेयर करें विद द पाकिस्तान टीम, बिग बैश, आप पेशावर जलमी 2 टीमें निकालो, बाबर आजम के इर्द गिर्द जो 6-7 लड़के खेलते हैं वो 160, 170, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। बिग बैश में भी आपने देखा था बाबर अपनी नेचुरल फ्लो खेलता है। यहां पर मसला यह है कि बाबर आजम अगर है तो किसके साथ खेलेगा? आपकी पूरी की पूरी टीम उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है कि ये कुछ करेगा तो हम भी करेंगे। सॉरी, लास्ट चीज, सबसे बड़ा जो इस वक्त मैं कहता हूं कि जो मिडल ऑर्डर के अंदर, मैंने कल भी हमने एक बात की थी, सवाल जो हमारे ऊपर है, शायद आप दोनों भी एग्री करेंगे, आपके पास बैकअप के अंदर रोहेल नजीर, अनफॉर्चुनेटली वो क्रिकेट पॉलिटिक्स के अंदर इतना बेचारा खराब हो चुका है कि उसका कसूर भी नहीं है, उसको आपने साइडलाइन कर दिया हुआ है। आप गाजी गोरी को लेके आते हो, वो परफॉर्म अच्छा करता है। रिजवान फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट ग्लव्समैन, आज भी मैं कहता हूं, लेकिन भाई जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है मिडल ऑर्डर के अंदर, एक जिदबाजी के अंदर जाम इतना क्रिटिकल हो रहे हैं, मैं तीन चार प्लेयर्स हैं जिनको वाकई अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उनमें एक इमामुल हक हैं, अजान अवैस ऑब्वियसली क्योंकि उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आए थे। इमामुल हक को हमेशा मैंने वापस डोमेस्टिक में जाते हुए देखा है, इवन ग्रेड 2 खेलते हुए भी देखा है। उसके अलावा अगर आप बात करें, अली उस्मान अभी उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से निकल कर ऊपर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका भी सैम्पल साइज हमारे पास मौजूद है। मोहम्मद रिजवान को डोमेस्टिक खेलते हुए नजर आते हैं, आमिर जमाल भी। तो कुछ प्लेयर्स अभी भी हैं जो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको शायद पता है कि बाकी फॉर्मेट्स में वो जगह नहीं बना पाएंगे, बट दैट इज वन पार्ट ऑफ द पिक्चर। लेकिन जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा बात करें, आई थिंक क्योंकि अवैस ने कह दिया वो फैन नहीं है, तो अब आप पूछेंगे वो किसके फैन है, तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा। नहीं, वो एक लेग स्पिनर है, उनके फैन है। अभी आपने बताना है कि वो लेग स्पिनर कौन है, तो आपने वो कमेंट्स करके मैं जरूर बताना है। बट मुदस्सिर भाई, जहां पर पाकिस्तान के लिए भी हम क्रिटिकल होंगे, आई थिंक एक ही ऐसी क्रिकेटिंग नेशन है दुनिया में, वो हम कहते हैं ना हमारा टेस्ट क्रिकेट पे फोकस नहीं है, जिनका शायद हमारे से भी कम फोकस है टेस्ट क्रिकेट पे, वो वेस्ट इंडीज है। उनको तो हम बहुत इजीली ब्रांड कर देते हैं, T20 प्लेयर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट पसंद करते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा जब भी टेस्ट क्रिकेट आती है वो इतने ज़्यादा कंपेरेटिव होकर खेलते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि हम उनको क्रेडिट दें, जो उन्होंने डिसिप्लिन बॉलिंग कर दी और जो पार्टनरशिप 8वीं विकेट की लग गई, आई थिंक मैच वो ले गए थे आपसे वहाँ से। देखिए, एक बात मेक श्योर करें, जब आपकी नीयत से आप हार गए हो ना, तो आप में जितनी मर्जी स्किल हो आप हारेंगे। कल जो आपने देखा, एक तस्वीर देखी ना आपने मोहतरम बाबर आजम की, वो मतलब कि शॉकिंग था। मैं बाबर आजम के फैंस में तो नहीं हूँ, लेकिन उनको सपोर्ट जरूर करता रहूँ कि जो उनके साथ माजी में हुआ, जैसे कप्तानी से हटा दिया, उनको टीमों से निकाल दिया, तो मैं कहता था कि यार और है कोई नहीं आपके पास, तो या तो इससे बेहतर ले आए, अदरवाइज इसको खिलाते रहें, ताकि वो रन जो हैं जैसे भी आते हैं जो भी हैं। मैच विनर आज तक मैंने नहीं माना, आज तक मुझे कोई नहीं, किसी को याद हो तो डेफिनेटली आपके कमेंट बॉक्स में बता देंगे, शायद को रील भी शेयर कर देंगे कि मैच जितवा के बल्ला लहराते हुए बाबर आजम बाहर वापस आते हो, वो आपको शायद आपके ज़हन में कोई बात हो। दूसरी देखें, आपने बेन स्टोक की बात की थी, नो डाउट वो बड़ी इनिंग थी, लेकिन अगर मैं आपको याद कराऊं तो इमामुल हक की रिवाइवल हुई थी, वो भी टीम से बाहर हुए थे और बांग्लादेश के खिलाफ अकेले मैच मुल्तान टेस्ट
वो इनिंग थी ना, पाकिस्तानी बैट्समैन थे ना। इसी तरीके से आप मिसबा को भी आपने खेलते हुए देखा, जब पूरी टीम ही शटर हो गई थी और वो अकेले खेलते थे। यूसुफ की मिसाल में, यूनुस खां आपके साथ मौजूद हैं, आप बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं जो कि हमारे हीरोज भी हैं। लेकिन ये कल क्या था, अजीब सा माइंडसेट था। आप क्या करना चाह रहे थे? मतलब आप अपने आप को नॉट आउट करके कोई एवरेज, मैं पहले हमेशा कहता हूँ, देखिए सिलेक्टर्स पे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बात ना करें जी, प्लेयर्स ने खेलना होता है। सिलेक्टर ये भी कह रहे थे ना, बैट्समैन अच्छे, कौन से अच्छे बैट्समैन। तो जनाब आपके सिलेक्टर्स ने पूरे पाकिस्तान में से, जहाँ 27 करोड़ में थे, मैं समझता हूँ कि आधी आबादी क्रिकेट खेलती है, अब खवातीन भी जो खेलते हैं, और खेलते नहीं तो देखते ज़रूर हैं, तो तकरीबन सारी कहते हैं, सारे देखते हैं। उनमें से आपने ये शानदार बैट्समैन उठा के सिलेक्ट करके वहाँ भेजे हुए, तो इन्हीं से हमने बात करनी है। अब आप कहें ना कि हम सिर्फ सिलेक्टर पर बात करें तो मेरा गलत है। अब जो कल का मैच था, इस पे प्लेयर्स पे ही बात होनी है, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी। और आपने एक बात ये लास्ट में कही कि देखें जी, वो नेशन टेस्ट क्रिकेट के हवाले से इतनी वो सिंसियर नहीं है, करती नहीं। देखिए जज्बे जिताते हैं। कल उनका बॉडी लैंग्वेज देखी थी आपने, किस अंदाज में वो बॉलिंग कर रहे थे, बार बार आ रहे थे। अपने फास्ट बॉलर को देखा, मोहम्मद अब्बास की उसकी मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ। अदरवाइज आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में 140 के करीब आपको पेस चाहिए, और आपकी सबसे तेज तरीन जो बॉल पड़ी है वो आप दोनों को पता है पूरे टेस्ट मैच में आपके क्या है। अच्छी बात है, विकेटें ले ली, जब आप अच्छा कर लेते हैं तो फिर आप उस पर बात नहीं होती। अदरवाइज आपका फास्ट बॉलिंग स्क्वाड आप देख लें, आप 130, मैं कह रहा था ये भागते हुए स्पिनर है, आप भाग के आते हैं, आप स्पिन बॉल कर रहे हैं। इतनी तो आजकल स्पिनर बॉल करते हैं 120, 125, 130 पे। तो आपका एक पूरा ना आप पूरा स्ट्रक्चर तबाह है। और फिर एक और बात, ये मैं आम लोगों के लिए, नाजरीन के लिए, कि फिल्म के लोग कहते हैं अक्सर यार ये हीरो इतने क्या नाम है, फोकस होके और पूरे तमाद अंदाज में डायलॉग कैसे बोल लेता है। मैं कहता हूँ इसलिए कि हीरो को पता होता है मैंने मरना नहीं, फिल्म के आखिर तक मैंने रहना है। तो यहाँ जो हमारे 5-7 हीरोज हैं ना, इनको पता है हमने मरना ही नहीं, हमें को मारने वाला है ही नहीं। मैं इधर से निकलूंगा T20 में आ जाऊंगा, T20 से निकलूंगा वनडे में आ जाऊंगा। एक देखें, फ्लॉपस बैट्समैन आपका एक फॉर्मेट का कैप्टन है, फ्लॉपस बॉलर एक टीम का कैप्टन है। अब जिनके बारे में शोर था, जिनकी फैन फॉलोइंग थी, मिलियन फॉलोअर्स आते हैं, जिनके 2 चौके की रील लगा के पूरे सिस्टम को गुमराह किया जाता है, कल जो उन्होंने किया, कल मौका नहीं था आपको हीरो बनने का। अच्छा मुदस्सिर भाई, एक चीज इसमें वाजे हम कर देते हैं कि देखिए रहती है, अगर बाबर आउट हो जाते हैं ना तो हम कहते हैं ठीक है कोशिश की है, लेकिन आप टेल को, हम बार बार ये कह रहे हैं टेल को एक्सपोज करना नहीं। कल मौका नहीं था आपको हीरो बनने का, मतलब आप शॉट खेलते आउट होते, जान मारते, मसलन जहां 2 रन लग रहे थे आप 3 निकालते कि मैं स्ट्राइक पे जाऊं, जहां 1 बन रहा था आप 2 लेते कि मैं स्ट्राइक पे जाऊं। आप टेलेंडर को आगे कर रहे हैं। 4 जो विकेटें हैं आखिरी वाली, चले पहले तो जो आउट हुए उनमें तो आप आमिर जमाल तक तो आप कह सकते हैं, क्योंकि आमिर जमाल को भी आज बैट्समैन आपने लिया था, आप उसको रजाक के साथ कंपेयर कर रहे थे कि जी हम इस सेंस में ले लें, हालांकि वो भी गलत था। मैं चाह रहा था, मेरा एक अपना तजिया कि आप 6 बैट्समैन थे आपके, 5 बॉलर के साथ जाते, आप साजिद खान को ले लेते, उनके लेफ्ट हैंड बॉलर हैं, बैट्समैन हैं सारे, तो साजिद मेरे ख्याल में उसको साथ उस्मान को भी सपोर्ट कर लेते तो इनको भी मिल जाता, स्पेस मिल जाती, उस्मान को भी जरा इतमाद होता, 7 स्पिनर लग गए हैं। अब आपने सलमान अली आगा को आपने ले लिया जी, वो ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग वो जितनी करवाते हैं आपको पता है, और जितनी करवाते हैं और क्या करवाते हैं वो आप दोनों चूंकि क्रिकेट से रिलेटेड हैं, समझते हैं, खिलाते भी हैं, खेलते भी हैं। वो क्या बॉलिंग करते हैं, उसमें क्या वैरायटी होती है, वो सिर्फ आपको नेट में बल्ला सीधा करने की बॉलिंग नहीं होती। आप जब नए नए आते हैं तो कहते हैं यार 3 बच्चों इनको दे दो जरा बल्ला सीधा कर लूँ, बाद में तुम आना। तो आपने एक तो आमिर जमाल को खिला लिया कि आप वो बैटिंग करेंगे। लेकिन मुदस्सिर भाई इसमें मेरे ख्याल से हमें एक और भी इस्लाह करनी चाहिए कि ऑलराउंडर की डेफिनेशन क्या होती है। ऑलराउंडर मेरे जहन में बेन स्टोक्स आता है, हार्दिक पांड्या आता है, पैट कमिंस भी इवन आई थिंक, हालांकि वो अपने आप को नहीं मानते ऑलराउंडर, बट उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जिता दिया एक एंड पे मैक्सवेल के साथ खड़े होकर, हमें वो इनिंग्स अभी भी याद है। तो द पॉइंट इज कि ऑलराउंडर की डेफिनेशन ये होती है, लेकिन हमने अगर एक बंदे को फोकस सिर्फ इस बात पे दी कि उसकी बैटिंग की वजह से, तो वो तो ना बॉलिंग में ना बैटिंग में नजर कहाँ थे आमिर जमाल पिछले कुछ अरसा से, ये किस टीम में थे, कहाँ थे, अचानक से कहाँ से आ गए, यही तो सवाल है। अब देखें ना, आपने मोहम्मद रज़ान है, ग्लव्स उसके अच्छे हैं, ठीक है, गुड है, तो बैटिंग किसने करनी? गाजी गोरी आप लेके गए हैं, चले अभी नया है, हमें बहुत ज्यादा उससे बात कर, लेकिन आपने जो उन्होंने खेला है, आप दोनों कोच भी हैं, मुझे बताएं उनका फुटवर्क है खेलने? नहीं, सिर्फ ये कोच है, मैं नहीं हूं, मैं पहले इस्लाह कर दूंगी, ये कोच सिर्फ ये चलिए, हर मेरे ख्याल में हर क्रिकेट देखने वाला कोच ही है, बिल्कुल इस तरह कैसे समझता है, बात करता है। मुझे बताएं उनका जो फुटवर्क है, तो उनका लगता है आपको, मतलब पूरी वो क्रीज में, सिर्फ ये तो हम बात उनके डेब्यू से करते आ रहे हैं कि उनके पास टेक्निक नहीं है वो वाली खेलने। अब रिजवान है, मुझे बताएं अगर आप दोनों उनका कोई कवर का शॉट हो, आउट ड्राइव हो, कवर ड्राइव हो,
कौन ने कट मारा हो, कोई याद आया नहीं, रिजवान का? कल मारा था तो एक्स्ट्रा सीधा चला कवर, गया। बोल्ड हो गए। तो देखें आपको ना, जब आपके इतने सालों बाद मतलब आपका 10-12 साल का कैरियर है, एक बार समझाना होता है ना, वो बात में इस बात में सेक्टर की बात ठीक होगी यार, अब ये प्रोफेशनल्स हैं, हम इनको पॉलिश तो कर सकते हैं, हम इनको सिखा नहीं सकते। ये उन्होंने बहुत दफा कहा, उन्होंने कहा हमने जाके तो नहीं खेलना, थे, अब हम इससे नहीं- ज्यादा हम क्या बताएंगे। क्या बताएंगे? अब आपको इतना कैरियर लंबा होने के बाद आपको यही नहीं पता मैंने क्या खेलना और किस मौके पे लेकिन क्या मुदस्सिर भाई, मैं इंग्लैंड की मिसाल इसलिए देता हूँ कि इंग्लैंड के ऊपर एक ऐसा ही रफ खेलना। पैच, वो अकेडमी नहीं वो एकेडमी है, मैं एक सिस्टम की मैं बात करने लगूं कि क्या हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपने भी पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत करीबी से देखा है। इंग्लैंड ने कुछ अर्सा करना ये शुरू किया जब एलिस्टर कुक और एंड्रू स्ट्राउस पहले गए, फिर एलिस्टर कुक कप्तान बने, फिर वो भी चले गए, तो ओपनिंग के ऊपर ना, खाली ओपनिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा फुकदान आ गया कि जी अब क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बजाय इसके कि वो किसी को सेलिब्रिटी या सुपरस्टार स्टेटस देते, उन्होंने कहा हर डोमेस्टिक सीजन में जो टॉप करेगा आप उसको खिलाते जाएं। उसमें हसीब हमीद एक दफ़ा खेले, उसमें बेन डकेट उसी स्ट्रक्चर में से आए थे, उसमें एक दो और प्लेयर्स थे, जेम्स विंस को उन्होंने ट्राई किया, ऑली पोप भी उसी स्ट्रक्चर से आए। तो क्या फिर हम भी अब यही फैसला कर लें कि जी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कायद आज़म ट्रॉफी के सीजन में जो हमें टॉप रन, इसलिए बार बार अवैस ने भी काफ़ी अरसे से बात करी कि कामरान गुलाम जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया, उनको सिलेक्टर्स ने, एंड आई कंप्लीट, पहले तो मैं सिलेक्टर्स को कहूंगा कि बहुत शुक्रिया कि आप इतना वोकल हो गए कि आपने कह दी नहीं हमारे प्लान्स में ही नहीं है वो, यानी उन्होंने केस ही शट कर दिया, उन्होंने कहा इस पर बात ही ना करे कोई। मतलब प्लान थी, हम तो हाँ, यही तो बात हम करते हैं बार बार, प्लान में है क्या? एक बंदा है, आपको उसके, आपने उसके रन्स देखने हैं, उसका चेहरा देखना है, उसकी क्या देखना है, मसला आपके उसने क्या देखना है, वो आपको रन्स दे रहा है ना, आपको कर करके यही होता है कि आपको एक मौका मिलेगा। इस तरह विकेट कीपर की बात की, सियासत का वो शिकार हो गए, पता नहीं किस चीज का शिकार हो गया, उनका बनता नहीं था। रोहेल नजीर, हाँ जी, हाँ, उन्हीं रोहेल नजीर ने खेलना तकरीबन था ना। 3 साल जाया आप कर उसको ए टीम के साथ खिला रहे हो, उसका बना रहे हो, 19 में वो खेल आया, मतलब आप राइजिंग में, तो आप हर जगह जब उसका मौका आया, आपने दरमियान में से एक बंदा उठाया जिसका पता ही नहीं वो कहां से है, किसी ना एक तजिया नगार को पता है, ना किसी एंकर को पता है, तो आपका स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। बदकिस्मती ये है, आप तो ये 4 दिन की क्रिकेट की बात कर, लोकल क्रिकेट में जाता कौन है? ये अभी तो बता रहे थे कि आप बाबर आजम का बताएं कब या खेले थे। अच्छा, जब आप जाएंगे नहीं, ये तो सिलेक्टर्स ने भी आइडेंटिफाई कर दिया, उन्होंने कहा जी सिलेक्टर का काम ही नहीं होता कि वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट। सिलेक्टर के लिए तो उन्होंने देखे, उन्होंने लगा दी एक बड़ी स्क्रीन, अब वो सिलेक्टर वहां बैठा करेंगे, वहां से वो क्लिक किया करेंगे, उनको पता लगेगा कौन से फिगर है। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि देखें, सिलेक्टर का काम है ग्राउंड में जाए और देखे बॉलर किन बैट्समैनों की विकेटें ले रहा है, बैट्समैन किन बॉलर के अगेंस्ट बैटिंग कर रहा है। फिर अब आप जब ने एआई से या आपने डाटा से करना है, तो डाटा में तो रन आ जाएंगे कि 40 रन किए हैं, 50 किए हैं, किस माहौल में किए हैं, किस कंडीशन में किए हैं, उस टीम के अगेंस्ट बॉलर कौन थे। Definitely. तो ये चीजें सिलेक्टर का काम था। ये तो खैर एक ही सिलेक्टर थे जो ये कर रहे थे, और उनसे भी फिर हमारे स्ट्रक्चर को एतराज़ होना शुरू हो गया। लेकिन मजीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे सीनियर तज्जियाकार जनाब मोईद शाह साहब, जो कि इस वक्त ग्लासगो में मौजूद हैं, कवर वो कॉमनवेल्थ गेम्स ज़रूर कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रिकेट का थोड़ा सा हवाल उनसे जानना बहुत ज़रूरी है। मोईद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। अहमद, खैरियत से आप? जी जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये कल क्या माजरा हुआ? टेस्ट मैच हारना तो शायद इतना बड़ा शॉकिंग नहीं था, लेकिन जब आप इतने बड़े सुपरस्टार हों, इतने बड़े बैटर हों, और आपको यही ना अंदाजा हो कि मैंने टेल के साथ कैसे खेलना है, और आप पहली बॉल पे सिंगल लेके दूसरे एंड पे चले जाएं, तो ये किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है? बस देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरह पाकिस्तान ने पूरे मैच में, पूरे टेस्ट की बात करूंगा कि पूरे टेस्ट में जिस तरह बैटिंग की, और पूरे टेस्ट में जिस तरह आपका टॉप ऑर्डर और आपका लोअर ऑर्डर एक्सपोज हुआ, मासूम ईशान मसूद के पहले इनिंग में, और बाबर आजम के, और बाबर आजम वो भी, मुझे नहीं उनको लगता कि उनको अपने पे कॉन्फिडेंस था या अपने प्लेयर्स पे इतना कॉन्फिडेंस था। देखें, आप अगर 200 का टारगेट, 200 अराउंड 210-11 का टारगेट आप फेस कर रहे हो, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए आपको स्लोली जाना पड़ता है, उसके लिए टाइम आपके पास बहुत है, सब कुछ बहुत है। लेकिन मुझे फील हुआ है अहमद कि ये ज्यादा इंडिविजुअल एक डिस्प्ले था जो कल हमने देखा, या पिछले 2-3 दिन में देखा, वो वाला टीम एफर्ट हमें कहीं नजर नहीं आई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और बड़ा अफसोस हुआ है कि इस तरह की पाकिस्तान की वही जो कारकर्दगी है, जिस तरह हमें बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप किया, फिर अब हम ये टेस्ट हार के, बड़ा अफसोस हुआ है। कोई अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत देखें प्रोवाइड की थी आपके बॉलर ने, और वो अपॉर्चुनिटी हमारे बैट्समैन ग्रैब कर सकते थे। विकेट इतनी अच्छी नहीं थी, ये देखें, ये एडमिट कर सकते हैं हम कि विकेट अच्छी नहीं थी फॉर बैटिंग, लेकिन फिर भी ये 200, 250, 300, जिस तरह पहली इनिंग में पाकिस्तान टोटली जिस तरह कोलैप्स कर गया,
197 फॉर 3 और फिर बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। ये इस तरह फिर अच्छी जो टेस्ट साइड्स हैं उनका ये खासा नहीं होता कि आप इस तरह कोलैप्स करें और बार बार कोलैप्स करें। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अगेन मैंने कहूंगा और पहले भी मैंने कहा है कि वो लोग जो इसकी टेक्निकल चीजें पाकिस्तान क्रिकेट की हैंडल करते हैं वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे। वो लोग जो उनमें सिलेक्शन के फ्लाज हैं, उनमें तैयारी के फ्लाज हैं, इस टीम को इतना ज्यादा उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ कि वो ये टीम इस तरह के जो मतलब ट्राइड टेस्टिंग जो सिचुएशन होती है, क्राइम टाइम होता है, उसको टीम को लेके चलें और अच्छे फैसले और अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। डेफिनेटली मोहित शाह साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि पिच शायद मुश्किल था, लेकिन जब पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बारी आई तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से कंडीशंस बेहतर हो गई थी बैटिंग के लिए। धूप निकल आई थी, ग्राउंड आउटफील्ड भी थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। पाकिस्तान के बॉलर्स को भी जिस तरह आपने कहा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहली इनिंग्स में शानदार बॉलिंग कर दी, वरना तो लगता था कि शायद 400 हो जाएगा। लेकिन वो एक कोलैप्स जो पहली इनिंग्स में हुआ उसके बाद आप, और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि 211 रन फिर भी मुझे लगता है इस बैटिंग लाइनअप के साथ आपको बड़े कंफर्टेबली कर लेने चाहिए थे। वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा डाउन एंड आउट था, दूसरी इनिंग में उनका कोलैप्स हुआ था। आप क्योंकि पहली इनिंग में कोलैप्स कर चुके थे तो शायद आपको अंदाजा होना चाहिए था कि हमने इस इनिंग को कैसे अप्रोच करना है, या तो रन्स करने थे या थ्रू आउट खेलना, क्योंकि यहां पर रन्स करके शायद आप बच सकते थे। तो क्या आपको लगता है कि कोचिंग स्टाफ की तरफ से भी कोई मैसेज क्लियर नहीं गया, या क्योंकि टेस्ट मैच में आपने भी हमेशा कहा और आई थिंक ये अक्रॉस द बोर्ड है कि आपको सेशन बाय सेशन खेलना चाहिए, कि शायद हम स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाए कि हमने मैच कैसे जीतना है? देखिए अहमद, जब आपने पहली इनिंग में पोजीशन को एक लो मैं कहता हूं कि उसको टोटल पे आउट कर दिया अराउंड 300 एंड कुछ रन पे, तो फिर आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आप लीड लेते। देखें जब 197 फॉर 3 फिर आपको लीड लेनी चाहिए, वो 400 स्कोर करना चाहिए, तो फिर मैच वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन वो हमारा एक मैं कहता हूं कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहा है ऑफ द लेट अगेंस्ट बांग्लादेश। फिर हमने यहां देखा कि हम वो चीज हम नहीं दिखा सकते, वो लीड हम नहीं ले सकते। वो प्रॉब्लम हमें हमारी बैटिंग लाइनअप में है कि कोलैप्स कर जाती है। कभी एक बैट्समैन चलता है, कभी दूसरा बैट्समैन चलता है, और बाकी जो टॉप ऑर्डर है या बाकी जो बैट्समैन है वो बिल्कुल नहीं चलते। यही था अजान अवैस ने वहां सेंचुरी बनाई बांग्लादेश के खिलाफ। फिर बाकी कोई इतना खातर खा में परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। यहाँ शान मसूद ने सेंचुरी बनाई लेकिन साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। बाबर आजम ने दूसरी इनिंग में फिर स्कोर किया, लेकिन साथ देखें तो बिल्कुल ही इस तरह लग रहा था कि जिस तरह कोई टेल एंडर खेल रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा टीम की परफॉर्मेंस बड़ी मुश्किल हो जाती है जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ जाए, कोई टीम की परफॉर्मेंस ना आए। एग्जैक्टली ये हो रहा है कि बैटिंग में कोई टीम की परफॉर्मेंस एज अ टीम एज अ यूनिट खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। और इसको देखना है, इसको मतलब खत्म करना है ताकि अगला टेस्ट जीते, या फिर आगे इंग्लैंड की सीरीज है। देखें वो बड़ी मुश्किल सीरीज हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। और यहां तो ना आपका क्राउड छोड़ता है, क्योंकि ना कोई लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपको पता है स्कॉटलैंड में हूं, इंग्लैंड में हूं, साथ ही तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम आएगी, यहां हम उनके मैचेस देखेंगे। फिर यहां तमाशाई भी नहीं बख्शते। वो कहते हैं भाई हम मैच देखने आए हैं, हम इतना महंगा टिकट लेके आए हैं, तो आपकी बैटिंग लाइनअप या आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है तो फिर क्रिकेट को या आपको फॉलो करना फिर मुश्किल हो जाएगा। ये चीजें पाकिस्तान को ओवरकम करनी है, और ओवरकम करके पाकिस्तान को एज अ यूनिट एज अ टीम खेलनी है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी आए। आपने बिल्कुल ठीक बात की, और मेरे ख्याल से इस मौके पे तो दूसरा टेस्ट मैच बचाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके बरक्स एक और भी कहानी है कि अगर वो हम किसी भी अंदाज में जीत जाते हैं और सीरीज बचा लेते हैं तो एकदम से की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी एक अलमिया जरूर है। लेकिन दैट बीइंग सेड, पहला टेस्ट मैच तो हार गए, दूसरे में क्या कमबैक हो पाएगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स पर जरूर बात करेंगे मोहित शाह साहब, क्योंकि ग्लासगो में मौजूद हैं। तो मोहित शाह साहब, सबसे पहले तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन है उसका हवाल आपसे जानेंगे कि क्या रिजल्ट्स हैं, क्या स्केड्यूल्स हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा फातिमा ज़हरा के बारे में हम आपसे ज़रूर जानें, क्योंकि कौम की इस बेटी ने कमाल किया अब तक, अगर 60 किलोग्राम कैटेगरी बॉक्सिंग की बात करें। देखें आप सोच नहीं सकते ये जो बाउट हुई है, और जिस तरह हमने जाके उससे पहले हमने बूस्ट किया फातिमा ज़हरा को, और पिछले 2 दिन से हम उनको यही कहते हैं कि आप कर सकती हैं, आप जीत सकती हैं, आप में अल्लाह ताला ने पोटेंशियल डाला है, आप में टैलेंट डाला है। आपने खुद कह रही हैं कि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की। और वो देखने वाले सीन थे कि जब उन्होंने न्यूजीलैंड की जो
जॉर्डन विल्सन है, उनको बिल्कुल उनको चलने नहीं दिया। और वो 3 राउंड जो बॉक्सिंग के हुए, 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, उसमें टोटली डोमिनेट किया फातिमा ने। और फातिमा ने जबरदस्त आला किस्म का जो बॉक्सिंग एग्जीबिशन वहां पे किया। और मुझे बिल्कुल कभी उम्मीद है, यकीन रखें कि मैं फील करता हूं जिस तरह उन्होंने ये बाउट खेली है, नेक्स्ट बाउट जो उनकी कैनेडियन के खिलाफ है वो भी जीतेंगी और इंशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। हो सकता है कि फाइनल में जो ज्यादा चांस है, मुझे लगता है कि फाइनल में उनका जो मुकाबला है वो इंडियन वो भी बड़ी अच्छी बॉक्सर है, प्रीति उनका नाम है, शायद फाइनल में उनको हो। लेकिन मैं फेवरेट समझता हूं इनको सेमीफाइनल के लिए भी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने ये बाउट खेली क्वार्टर फाइनल की, वो ही सेमीफाइनल में उसी तरह का ये एग्जीबिशन करेंगी। और बड़ी एक मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी खवातीन के लिए, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स वुमेन के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप इस लेवल पे जाके, कॉमनवेल्थ गेम में जाके, आपकी एक टैलेंटेड बॉक्सर जो है वो जाके मेडल ले लिया, उसने एटलीस्ट ब्रॉन्ज ले लिया है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिल्वर और गोल्ड भी ये लेंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी बॉक्सिंग इस वक्त खेल रही हैं। और जिस तरह फिर बाद में उन्होंने मेरे से बात की, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ी मेहनत की है इसके लिए, मैं सरगोदा से बेसिकली तलक रखती हूँ और मैंने आर्मी की बड़ी तारीफ की, उन्होंने आर्मी के कोचेस की बड़ी तारीफ की कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अपने निसार साथ ही थे, उनको निसार की तारीफ की कि जब से ये आए हैं हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं और हमारी डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट और ज्यादा हो रही है। और यकीन करें वो पूरा अरीना जो था, बॉक्सिंग अरीना, वो पैक्ड था और लोगों ने भी बड़ी दाद दी। जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस दी, सारे लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी जब इनका अनाउंस हुआ कि ये जीती हैं। और जो बाउट खत्म हुई है उसके बाद कोई डाउट नहीं था कि कौन जीता है। हालांकि जो न्यूजीलैंडर थी जॉर्डन विल्सन, वो बड़ी स्टाउट, बड़ी फिट, बड़ी उनकी फिजिक जो है बड़ी अच्छी थी, लेकिन इन्होंने करीब नहीं आने दिया और अटैक जो है दूर दूर से करती रही और अपने पॉइंट्स लेते रही। बॉक्सिंग में हमेशा ये होता है कि आप राइट प्लेस पे आप हिट करें और पॉइंट्स के लिए जाएं, और एग्जैक्टली उन्होंने उसी तरह किया। बड़ी अच्छी कोचिंग, बड़ा अच्छा उनका एग्जीबिशन। और ये मैं कहता हूं कि अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह फातिमा जोहरा का जो ये यहाँ पे अचीवमेंट है, उससे बॉक्सिंग को और तकवीयत और प्रमोशन मिलेगी। जी डेफिनेटली मोहित शाह साहब, ये तो हो गया फातिमा का और बॉक्सिंग का जो ओवरऑल अब तक का स्केड्यूल और कामयाबी रही है। मैं चाहूंगा आप वेरी क्विकली शो क्लोज भी करना है। मैंने आखिर में आपसे जरूर ये पूछ लूं कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की और पार्टिसिपेशन है, अवैस बहुत कीन है यहाँ पर अरशद नदीम के बारे में, लोग और भी सवालात कर रहे हैं, स्विमिंग में भी रिजल्ट सो फार आए थे, तो एक जरा ओवरऑल रिकैप भी पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन का अगर आप दे दें। देखें, एक तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कल सारा दिन बारिश होती रही है और सब जो हम इवन वेन्यू टू वेन्यू भी जो हम गए, बड़ी मुश्किल से गए और बिल्कुल हम टोटली मतलब एक तरह से भीग गए थे। वो इंतजामात जो ऑलरेडी मैंने हमेशा कॉमनवेल्थ गेम्स पे देखे हैं, मेरी भी ये 6ठी-7वीं कॉमनवेल्थ गेम है। मैंने यहाँ पे इंतजामात, ये लो बजट, एक तरह से आप ये समझे कि ये लो बजट गेम्स हैं, इंतजामात उतने अच्छे नहीं है, मीडिया के लिए भी इतने अच्छे इंतजाम नहीं है, इवन फ्रॉम वेन्यू टू वेन्यू भी शटल नहीं है, अपना प्राइवेट आपको जाना पड़ता है, अपनी टैक्सी लेके आपको जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल होती है मीडिया के पर्सन के और रिलेटेड पर्सन जो है उनको जाने के लिए। स्विमिंग में पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, स्विमर आए हुए हैं लेकिन स्विमर की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल तकरीबन लास्ट में फिनिश हो रहे हैं, कोई इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं है। कल मोहम्मद इस्माइल जो है वो 400 मीटर एथलेटिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी अच्छा नहीं किया। बल्कि मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूं कि मोहम्मद इस्माइल एक जरूर एक नाम था एथलेटिक में, उन्होंने 400 मीटर को लास्ट 200 मीटर तो इस तरह उन्होंने किया कि जिस तरह पैदल चल के वो बंदा पूरा पूरा करता है, और वर्स्ट टाइम पे किया अराउंड 50 पे। लेकिन यहीं मैं जरूर तारीफ करूंगा फाइका की। फाइका रियाज ने अपना नेशनल रिकॉर्ड कायम किया जी, जो नेशनल रिकॉर्ड पहले सदफ सिद्दीकी का और एक और एथलीट है हमारी, उनका था 10.83, उनको बेहतर करके इन्होंने लेस देन 10.60 किया है। तो वो एक अचीवमेंट है, लड़कियों की अचीवमेंट बड़ी जबरदस्त है। फाइका रियाज ने भी नेशनल रिकॉर्ड किया है और बहुत जबरदस्त तो यहाँ पे बाकी है, क्योंकि आगे नहीं जा सकी क्योंकि यहाँ राउंड 11 के इर्द गिर्द ही जो एथलीट्स हैं जिन्होंने 100 मीटर की है,
तो वो आगे प्रोग्रेस कर सकी हैं, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसी तरह हमें उम्मीद है, अब सारी नजरें अरशद नदीम पे हैं। अरशद नदीम का कल यानी 30 जुलाई को सुबह 10 बजे, और यही मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम का टाइम है 10 साढ़े 10 बजे, क्वालिफाइंग राउंड शुरू होगा। और फिर अगर उन्होंने टॉप के 12 में वो आ गए तो इंशाल्लाह वो होंगे। और फिर परसों 31 जुलाई को उनका शाम को फाइनल है। ये फाइनल मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसलिए होगा, नीरज चोपड़ा हैं यहाँ पे, यादव हैं, श्रीलंकन जेवलिन थ्रोअर हैं, वो बहुत इस वक्त पोटेंशियल है उनमें और वो बड़ी फॉर्म में है। और लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि उस दिन हमारी दावत की अरशद नदीम भी थे, वो भी आए हुए थे, बल्कि मैं ही उनको लेके गया था। सलमान भट्ट को भी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है यहाँ पे एडिनबर्ग की और यहाँ पे ग्लासगो की, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे उनको एक ऑनर किया, रिसेप्शन रखी, और उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर मेरा वार्म अप ठीक हो गया, मौसम थोड़ा बेहतर हुआ, मेरा वार्म अप ठीक हुआ, तो इंशाल्लाह मैं होपफुली मैं अचीव करूंगा, वो ही अचीवमेंट करूंगा और उस तरह की थ्रो करने की कोशिश करूंगा जो मैंने ओलंपिक गेम में की थी। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, तैयारी मेरी ठीक है, फिट में हूँ। अब देखते हैं कि किस तरह फील्ड बड़ी, मैं आपको बिल्कुल बताता बड़ा चलूं। मैटर करेगा। बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब कि आप हमें से ज्वाइन कर रहे थे। मोहित शाह साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार ग्लासगो में इस वक्त मौजूद हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कवर करें जहां पर पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट्स ज़रूर हैं। अवैस अरशद का तो हवाला आपको पता चल गया, लेकिन मैं चाहूँगा आपसे Thank you, जल्दी, और आपने हाँ, eye catch कर अपडेट लिया। ले ली हमने, लेकिन आपसे जल्दी से मैं चाहूँगा कॉमेंट ले लूँ फातिमा ज़हरा के बारे में। मेडल तो ज़रूर कन्फर्म हो गया है, बट शी इज़ रियली आइंग अ गोल्ड मेडल एट दिस मोमेंट। यार कहते हैं ना, ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। अगर इसको आप कहीं सही तरह प्रॉपर तरीके से टैलेंट निकालें, और फॉर फीमेल्स मैं कहता हूँ कि इसने बहुत से दरवाजे आपके लिए खोले। हमेशा एक बात होती है ना कि फीमेल्स हमारे घर में भी हैं, सबके हैं, वो बात होती है कि आगे क्या फ्यूचर है इनका। तो ये फ्यूचर है, जिस तरीके से उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो पाकिस्तान का वो झंडा ला सकती हैं। और मैं क्योंकि शाजी की बात सुन भी रहा था, मैंने कुछ हाईलाइट्स भी देखे थे। शी इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर पाकिस्तान। सिर्फ ये बात होती है, अल्लाह करे वो मेडल जीतने में मुझे है कि इंशाल्लाह कामयाब होंगी, तीनों मेडल्स के अंदर एक मेडल। लेकिन फॉर मी फिर मैं कहता हूँ कि व्हेन शी इज़ हेयर एक प्रॉपर उनका इस्तकबाल होना चाहिए, क्योंकि फीमेल के लिए बहुत बड़ी केस स्टडी ये है। अरशद नदीम, अल्लाह करे कि वो फिट आपको नजर आए। आप फिर बात शायद आप सब एग्री करेंगे, हमने अगले भी तैयार करने हैं। Definitely. अरशद नदीम का जब तक खुदा ने उसको अपना उसका साथ दिया वह अपनी जगह, लेकिन आपने नेक्स्ट पीढ़ी भी नेक्स्ट तैयार जनरेशन करनी को है। भी देखना है। वेरी क्विकली मुदस्सिर साहब आपसे कमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि आई थिंक अवैस की बात भी ठीक है। फातिमा ज़हरा इज़ एन आइकॉन। आई थिंक उन्होंने एक कितनी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी बन के वो हमारी खवातीन के लिए सामने आई। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद मर्दों से तो ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में ये वो बच्चियाँ हैं, ये वो लड़कियाँ हैं जो दूसरी बच्चियों को एक मोटिवेशन स्टोरी जो है ना वो पूरी क्रिएट कर रही हैं और बता रही हैं, और वालदैन को भी हौसला दे रही हैं। और मैं एक बात बताऊँ, वालदैन हिम्मत पकड़ भी रहे हैं। माहौल एक मुआशरा जो है, हम तब्दील हो रहा है। जिसमें डरते थे, हम तब्दील होता देख रहे हैं। हम देखते हैं कि अब वालदैन जहाँ बाइक पे अपने बेटों को लेके ग्राउंड में जाते थे, अब मैं देखता हूँ कि बच्चियाँ भी बैग बांधे हुए कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तरफ आ रही हैं, ग्राउंड में जा रही हैं, कोचेज जा रही हैं, लड़कों के साथ ही वो गेम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा हौसला अफजा है, सेहतमंदाना सरगर्मी है। और ये सिर्फ एक मेडल नहीं होगा, ये एक गोल होगा उन ख़वातीन के लिए जिनको रास्ता नहीं मिल रहा। फातिमा ज़हरा मुझे लगता है कि हमारी जो करोड़ों बच्चियाँ उनको रास्ता दिखाएंगे। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपका। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।